लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐसी ही एक होनहार युवा और जिसने पूरे बागेश्वर का, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, वो हैं हमारे साथ शुभम जोशी, जिन्होंने CDS क्वालिफाई किया है और अभी पास आउट हुए हैं देहरादून मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट के पद पर उनको अब ज्वाइनिंग मिलने वाली है जल्दी ही। तो बागेश्वर आए हैं, तो विभिन्न मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। उनकी सफलता का श्रेय, उन्हें प्राइमरी एजुकेशन उनकी कहाँ से हुई है, इस पर बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। शुभम, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। शुभम, ये बताएं कि आपने बागेश्वर के लिए, आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकें। मैं मूल रूप से बागेश्वर उत्तराखंड का निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा क्लास 1 से 5 तक सरस्वती शिशु मंदिर बागेश्वर में हुई। उसके पश्चात मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय सिमार बागेश्वर से 6 से क्लास 12 तक की पढ़ाई करी और उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज से स्नातक किया एवं उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स में दाखिला लिया। उसके बाद मेरा चयन भारतीय सैन्य अकादमी में ट्रेनिंग के लिए हुआ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, तो इसका सफलता के पीछे आपकी मेहनत तो है ही है, बहुत सारे पीछे, और पेरेंट्स की मेहनत होती है, टीचर्स की मेहनत होती है। आप किसे इस सफलता का क्रेडिट किसे आप देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय सर्वप्रथम माता पिता को दिया जाता है। जैसे कि पिताजी ने बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत करके हमें दिल्ली जैसी जगह से पढ़ाया एवं शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो कभी भी किसी भी तरीके की मदद हो। हमें कभी ऐसा अनुभव नहीं हो पाया कि हमारे साथ परिवार नहीं है, परिवार का समर्थन हमेशा रहा। उसके पश्चात नानाजी CRPF में सेवाएं दे चुके हैं, वो सेवानिवृत्त हैं एवं ताऊजी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। तो परिवार का एक सबसे बड़ा योगदान रहा मेरी सफलता के पीछे। उसके पश्चात किसी भी व्यक्ति के पीछे उसकी खुद की मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। मैं मानता हूँ कि मेरी सफलता के पीछे भी भगवान का साथ है। माँ के लिए इससे बड़ा गर्व की कोई बात नहीं होती है कि हमारा बेटा भारतीय देश सेवा के लिए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर, अधिकारी के पद पर निकला है। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा, शुभम का बचपन कैसा रहा, कि मतलब आपको लगता है कि कितना हार्ड वर्क करता था, मेहनत करता था? बहुत परिश्रम करता था, बहुत मेहनती था, बहुत लगनशील था। कभी इसको हमने इसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ये कर वो कर। हमेशा हमसे दूर ही रहा है, बाहर ही रहा है। 5 तक की पढ़ाई सिर्फ हमारे साथ करी है, बस हो गई। बाकी बाहर ही संघर्ष कर रहा है, बहुत कठिन संघर्ष कर रखा है इसने, बहुत ज़्यादा, और बहुत मेहनती था। आपकी मार खाई नहीं इसने कभी बचपन में? बिल्कुल नहीं, मार खाने का तो मौका ही नहीं मिला इसको कभी भी। कभी नहीं, दोनों बच्चों को नहीं मिला मार खाने का मौका। चलिए, दोनों बच्चे अच्छे ही हैं। बहुत बधाई आपको। हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गर्व के साथ साथ बहुत खुशी भी है कि मेरा भाई सेना में अफसर बन गया है। उत्तराखंड और हमारे लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा भाई बचपन में हम साथ ही खेले बड़े हुए हैं, साथ में छोटे थे। ज़्यादा समय तो हमें साथ मिला नहीं क्योंकि ये हॉस्टल चले गया था। जितना भी हमें समय साथ में मिला है, हम खेले कूदे, पढ़ाई करी, हमने सब साथ में करा है और बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। शब्द भी नहीं है इतने ज़्यादा बयां करने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पे बहुत खुशी है। ठीक, बधाई है। आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शुभम के पिताजी जो हैं मोहन चंद्र जोशी, वो बहुत लंबे समय से सरस्वती शिशु मंदिर में छोटी सी नौकरी वो करते हैं। बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया है। और माता जो है निर्मला जोशी, वो भी एक हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं। परिवार को बनाने संवारने का काम उनका है। और संस्कारों में शुभम को एक सैनिक वाला माहौल शुरू से ही बचपन से मिला है, तो एक उसका भी एक बड़ा एक योगदान उनके लाइफ में है। तो मुझे पता चला आपके पिताजी से जब मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि आपकी पसंद पहले एयरफोर्स में थी, शायद आपका चयन भी उधर कहीं हुआ था। तो ये सब कैसे हुआ, फिर आपको CDS क्वालिफाई किया आपने, फिर लेफ्टिनेंट थल सेना जाने का विचार कैसे आया? जी, मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी के एग्ज़ाम दिए, उस पर इंटरव्यू में हो नहीं पाया पर एयरफोर्स के थे। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद FCAT एग्ज़ाम से एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया। उसमें मैं पायलट के लिए चयनित हो गया था। मैं एयरफोर्स में पायलट के लिए और आर्मी में लेफ्टिनेंट के लिए दोनों पद के लिए चयनित था। फिर मेरा रुझान आर्मी की तरफ ज़्यादा था, इसलिए मैंने फिर भारतीय सैन्य अकादमी में ज्वाइन करके इंडियन आर्मी की तरफ करियर बनाने का सोचा। जी शुभम, आपकी तरफ बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, मतलब आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको जल्दी सफलता मिल गई और दो जगह सफलता मिली है। तो कई लड़के ऐसे होते हैं कि वो तैयारी करते हैं, बीच में गिव अप कर जाते हैं या हार मान जाते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे युवाओं से आपके आगे कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसी टेक्निक आपके पास कोई जिसको आप बताना चाहें कि यार उससे सफलता मिल सकती है ऐसे करने से?
देखिए, सफलता के हमेशा दो पहलू रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। पहला व्यक्ति की मेहनत और दूसरा किस्मत, दोनों का एक अहम योगदान है। हमें अपना पार्ट अच्छे से करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें हर चीज़ करना चाहिए, पर कुछ पार्ट हमें डेस्टिनी के लिए भी छोड़ देना चाहिए। कई सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो नहीं कर पाए लेकिन आज सिविल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें हमेशा एक बैकअप प्लान रखना चाहिए जीवन में, अगर ये नहीं तो मैं ये करूँगा, और निराश कभी नहीं होना है। कुछ भी हो वो अच्छा ही होगा, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ गुड। आई बिलीव इन दिस फिलॉसफी। हार्ड वर्क तो है ही है, उसके साथ हार्ड वर्क के साथ साथ डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ में। अच्छा, अभी शुभम हमने देखा आप आर्मी में बहुत बड़ा एक योगदान आपका होने वाला है, आप एक कमांडिंग पोजीशन में वहाँ पर रहेंगे। तो अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश में एक ऐसा कि परिस्थिति आई कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे पर थोपा गया, हमने को करना पड़ा। तो हमारे जब सिंदूर ऑपरेशन जब समाप्त हुआ तो हमारे आर्मी के जो थल सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि आने वाले जो युद्ध होंगे वो टेक्निक पर ज़्यादा लड़े जाएंगे, तकनीक के जरिए लड़ा जाएगा। तो मतलब सैनिकों की संख्या हम कम भी कर रहे हैं, जैसे हमारे अग्निवीर लॉन्च किया है। तो आप कैसे इसको देखते हैं कि आप टेक्निक के जरिए हम भविष्य में युद्ध लड़ेंगे, तो आप कितना उसको मानते हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये तो एक फैक्ट है कि आगे की लड़ाई एक तकनीकी की बेस पे होगी। हम देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर, चाहे इजराइल हमास वॉर, वट एवर इट इज़ ऑल हैपनिंग ऑन द टेक्नोलॉजी बेसिस। देर इज़ ड्रोन वॉरफेयर, देर इज़ मिसाइल वॉरफेयर, एंड वी डोंट वार्न अवर मैन एट बॉर्डर्स फॉर मैनी टाइम्स। वी हैव जस्ट ड्रोन्स, एंड in this Operation Sindoor we can see the involvement of technology was too much. Army Air Defense was involved too much, and the blackout and drone warfare. So ये तो फैक्ट है कि तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो हमें भी आत्मनिर्भर भारत के जरिए हम तकनीक का विकास कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि भविष्य में तकनीकी का भारतीय सेना में और ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा। वो वाला दौर अब चले गए, तो मैन टू मैन जो वॉर होता था नहीं, उसकी एक अपनी महत्वता है, वो भी रहेगा, हमेशा रहेगा, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है और वो हमेशा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ तकनीकी का भी एक विशेष आगमन हुआ है और वो होना ही है, और उस पर भारत काम कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के जरिए। शुभम, हम देखते हैं कि हमारा देश जो है बहुत सारी सीमाओं से तो घिरा हुआ है, कई युद्ध हमारे ऊपर थोपे गए, हमने कई युद्ध लड़े हैं जब से हम आज़ाद हुए हैं। तो सीमा के से तो हम संकट है ही है, तो आप अंदरूनी भी कोई अब संकट ऐसा देखते हैं देश के भीतर, कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि हम अंदरूनी भी हमारे ऊपर इससे बड़ा संकट है, तो कैसे आप उसको देखते हैं? कोई है समस्या आपके दिमाग में? जी, सैनिक होने के नाते सबसे बड़ा मेरे को जो खतरा लगता है वो एक आतंकवाद का है। आतंकवाद, इंसर्जेंसी, ये सबसे बड़े खतरा है। उसके बाद हम देखें तो ये इलेक्शन वगैरह के समय पे लोग काफ़ी ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। देयर इज़ सो मच डिवीजन इन आवर कंट्री। आई थिंक दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। We can be united if we are united against external aggressions as a united, then we should also be united in our internal matters also. We should try to imbibe that we all are Indians, we all are one, rather than different communities and different parts of country. हाँ, मतलब एक मैसेज दुनिया में ये जाना चाहिए, भले ही हम अंदर से हमारी समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन एक राष्ट्र के हिसाब से, एक नेशन के हिसाब से हम एकजुट हैं, इस तरह का एक मैसेज दुनिया में जाना चाहिए। अच्छा, आपने थोड़ा इलेक्शन की बात करी, तो अभी हमारे देश में बहुत सारे समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, मतलब साल भर हम चुनाव ही देखते रहते हैं। कभी लोकसभा है, विधानसभा है, राष्ट्रपति, पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव, बहुत सारे चुनाव होते हैं। तो अभी सरकार ने एक चीज़ें लॉन्च की है, लॉन्च तो हुआ नहीं, मतलब एक सोचा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो आप क्या इसमें कोई समाधान देखते हैं, कोई सोल्यूशन इसमें देखते हैं कि जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है तो वो पूरे साल भर ऐसी व्यवस्थित न रहे, व्यस्त न रहे, तो थोड़ा कैसे आप इसको देखते हैं? अगर वन इलेक्शन वन नेशन अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है तो देश के लिए बहुत बड़ा एक उपहार होगी। इससे जनता का पब्लिक मनी बहुत ज़्यादा सेव किया जाएगा और लोगों के एफर्ट्स बचेंगे, और जो देश में किसी न किसी कोने में हमेशा इलेक्शन रहता है तो एक बहुत ज़्यादा पब्लिक मनी और बहुत ज़्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक बर्डन है वो कम होगा भारत पे, और वी विल बी doing too much great and the government will be more efficient by doing this. अच्छा शुभम, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो उत्तराखंड के बेस पर अगर आपको बहुत सारी परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं, राज्य बनने के बावजूद भी पलायन हमारा रुका नहीं, बेरोजगारी है और जंगली जानवरों का आतंक है, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को देखते हैं? क्या सरकार को ऐसा कोई सुझाव आप देना चाहेंगे जिससे कि इस तरह की चीज़ों में कुछ कमी आई या ये रुक सके? सरकार को एक पूरा मन बना के होम स्टे या कुछ ऐसी बहुत सारी स्कीम के जरिए पलायन को रोकना चाहिए। आजकल पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, देयर आर घोस्ट विलेजेस एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन माई ओपिनियन, मोस्टली बिकॉज देर इज़ नो इंडस्ट्रीज जनरली इन उत्तराखंड, एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज़
for getting employment, there are far less here. There are only few options here, some government job and hotel management, some etc. So I think government should implement some schemes and also should work upon health and education, because these two are also big factor for going out of Uttarakhand. So I think if there will be good hospitals, good schools in Uttarakhand, so I don't think people will try to migrate from Uttarakhand. हाँ, इस तरह की व्यवस्थाएं अगर राज्य में ही बन जाएं तो लोगों को रोज़गार के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए स्वास्थ्य बाहर नहीं जाना नहीं पड़ेगा। जाना। तो फाइनली एक सवाल आपसे मैं करूंगा कि युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो इस तरह की क्षेत्र में के लिए मेहनत कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं रोज़गार के लिए, क्या आप कहना चाहेंगे युवाओं से मैसेज? मेहनत करिए, दिल लगा के मेहनत करिए, लेकिन कुछ भाग डेस्टिनी के लिए छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जो कर रहा हूँ वही हो मेरे साथ, कई बार कुछ अलग होता है और वो बहुत अच्छा होता है। बस यही मेरा नाम है। थैंक यू शुभम, व्यस्त समय में बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ शुभम जोशी, जो अभी पास आउट हुए हैं लेफ्टिनेंट के पद पर, उनको जल्दी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। उनका मानना है कि हार्ड वर्क तो है ही है, डेस्टिनी भी है और एक बैकअप प्लान भी अपने पास यूथ को हर यूथ को अपने पास रखना चाहिए, और उससे जो है ताकि एक जगह सफलता मिले तो आपको दूसरी जगह से लाइन क्लियर होती रहती है। तो इस तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।